हेलो बच्चों, माय नेम इज़ कृष्णा एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी का चैप्टर, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लास 9th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है। इसमें हम पार्ट 1 यानी कि कुछ टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं। बेसिकली अगर आपको ओवरव्यू दिया जाए इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम समझेंगे कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है क्या। यानी कि सेल को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ कहते हैं। सेल के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल, सेल को डिस्कवर किसने किया था, कब किया था, कैसे किया था। उसके साथ साथ जो सेल के अंदर वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर कैसे होता है और उनका फंक्शन क्या क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम अपने इस सीरीज में कवर अप करने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। और सारे सीरीज को, सारे पार्ट्स को अच्छे से ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं और समझते हैं कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में क्या है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं और समझते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल का मतलब होता है कि कुछ बेसिक चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में, और वो है हमारा सेल, ठीक है। यानी कि हमारी लाइफ का जो बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, बहुत ही बेसिक यानी कि सबसे छोटा बेसिक, ठीक है, लेकिन वो हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो हमारा सेल है। तो बेसिकली हम सेल के बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सेल की बात करें हम, ठीक है, तो सेल्स होता क्या है। तो सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बॉडी, ठीक है। ये तो डेफिनेशन है, मगर ये डेफिनेशन से पहले हम समझते हैं और सेल होता क्या है, फिर आपको ये डेफिनेशन का मीनिंग को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, मैटर चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो वहीं पे हमने समझ लिया था कि जितने भी मैटर्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि ऑल द मैटर्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। चाहे वो पार्टिकल्स, चाहे वो मैटर कितना ही लार्ज हो, चाहे वो कितना ही स्मॉल हो, बट एक चीज कंफर्म है कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से ही मिलकर बना रहता है। ठीक इसी चीज को आप समझ लीजिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब हुआ ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो लिव करते हैं, यानी कि जो जीवित रहते हैं। तो वो भी बहुत छोटे 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 कंपोनेंट से मिलकर ही बने रहते हैं बच्चों। ऐसा नहीं है कि हम जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, जैसे एक एलिफेंट दिखता है, एक ट्री दिखता है, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत लार्ज कंपोनेंट्स हैं। ये सारे जो हमें कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, ये जो सारे जो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं, वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से ही मिलकर बने रहते हैं। बस उसी स्मॉल पार्टिकल्स को मैटर में हम एटम का नाम रख देते हैं या फिर पार्टिकल्स कह लेते हैं, और उसी स्मॉल पार्टिकल्स को हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बच्चों सेल का नाम रख देते हैं। तो दोनों लगभग लगभग सेम है, बट एटम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है और सेल हमारा लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं वो सेल्स से मिलकर ही बने हुए हैं। सेल्स की अगर हम बात करें तो एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को बनाने में उसका बहुत एक लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को बनाने में उसका काम होता है, ठीक है। जिस प्रकार से एक बिल्डिंग की बात करें तो एक बिल्डिंग को बनाने में एक ब्रिक का हाथ होता है, यानी कि बहुत सारे ब्रिक्स आपस में जुड़ के एक बिल्डिंग को बना देते हैं। ठीक उसी ही प्रकार से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को भी बनने के लिए बहुत सारे सेल आपस में मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को बना देते हैं। तो अब हम बात करें तो सेल तो एक बिल्डिंग ब्लॉक तो है ही, एक बिल्डिंग ब्लॉक तो है ही, यानी कि चाहे वो छोटा से छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हो, चाहे बड़ा से बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हो, सब के सब किससे मिलके बने हुए हैं, सेल से मिलके बने हुए हैं। इसके साथ साथ सेल्स जो होता है उसके बहुत सारे फीचर्स भी होते हैं, यानी कि सेल्स का बहुत सारे फीचर्स होते हैं, वो उसके कुछ विशेषताएं होते हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म्स में अलग अलग टास्क परफॉर्मेंस करता है। प्लांट सेल के जो सेल होंगे वो कुछ अलग काम करेंगे, ठीक है। हमारे बॉडी में भी जो सेल्स होते हैं सारे सेल एक जैसे काम नहीं करते हैं, यानी कि हेयर ये अलग सेल से बने रहते हैं, ठीक है। आपके स्टमक अलग सेल से बने हुए, लेग के सेल्स अलग होंगे, यानी कि लगभग हर एक बॉडी के बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। एक सेल से भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स बने रहते हैं, मगर जो खास अगर हम अपनी बात करें, एक ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के सेल देखने को मिलता है, और उन सभी अलग अलग सेल्स का अलग अलग टास्क होता है, वो एक जैसे टास्क नहीं करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम बात करें तो सेल जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है टास्क करता है, यानी कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टास्क करता है। कहने का मतलब जैसे कि
रेस्पिरेशंस, न्यूट्रिशंस, वेस्टेज को बाहर निकालना, ठीक है, इंपॉर्टेंट फूड को इनटेक करना, एक्सक्रिएशंस करना, रिप्रोडक्शन करना। यानी कि एक सिंगल सेल भी बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। यानी कि जो हमारे लिविंग थिंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो सारे लिविंग थिंग्स के लिए जो भी फंक्शंस इंपॉर्टेंट होती है, उन सारे फंक्शंस को एक सिंगल सेल भी परफॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेल की बात करें तो सेल में लेबर डिवीजन होता है। यानी कि सेल में भी जो काम होते हैं, जैसे सेल के अंदर मैंने बोला कि बहुत सारे काम होते हैं, रेस्पिरेशंस का काम होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है, वेस्टेज को निकालने का काम होता है। तो एक सिंगल सेल में जब इतने सारे फंक्शंस हो रहे हैं, दैट मीन्स सिंगल सेल में भी कंपोनेंट्स होंगे बहुत सारे। यानी कि बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे और उन सारे कंपोनेंट्स का अलग अलग काम होगा। एक अकेला सेल सारे काम नहीं कर सकता, एक अकेले सेल में ये सारे टास्क पॉसिबल नहीं है। यानी कि इस सेल के अंदर भी कहीं ना कहीं अगर लेवल डिवीजन है तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे हमें दो चीज तो एक बात कंफर्म समझ में आता है कि यार जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल सेल से मिलकर बने हुए हैं। और साथ में दूसरी बात ये समझ में आ रही है कि जितने भी सेल हैं वो सब के सब कुछ ना कुछ टास्क या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ फंक्शंस होते रहते हैं। और न्यूट्रिशन जैसे फंक्शंस, रेस्पिरेशन जैसे फंक्शंस, ठीक है, वेस्टेज को बाहर निकालना जिसको हम एक्सक्रीशंस कहते हैं, ये सारे फंक्शंस उसमें होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेल जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक भी है, यूनिट, एक बिल्डिंग ब्लॉक भी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, और उसके साथ साथ सेल क्या है, एक फंक्शनल यूनिट भी है। यानी कि सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस भी हो रहे हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि सेल्स आर द बेसिक्स स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी। सेल्स बेसिक स्ट्रक्चरल भी हैं, ठीक है। यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बनावट है, चाहे वो हमारी बात करें हम, चाहे वो प्लांट्स की बात करें, सबके सब उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो सब बनावट है, उसका जो सबसे छोटा पार्ट है दैट इज सेल है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सेल्स आर दी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स भी है। बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि सिर्फ बनावट ही नहीं है, सेल से मिलकर हम सिर्फ बने ही नहीं है, बल्कि सेल जो होता है बहुत सारे फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है। उनमें बहुत छोटी छोटी जो कंपोनेंट्स है वो बहुत सारे बड़े बड़े फंक्शंस को टास्क करते हैं, इसलिए फंक्शनल यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी है, ठीक है। तो ये हमारी सेल्स की डेफिनेशन हो गई। अब हमें अगर सेल समझ में आ गया होगा तो अब हम आगे समझते हैं कि सेल का डिस्कवर कैसे हुआ और किसने किया और कब किया। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि हु डिस्कवर्ड द सेल, यानी कि सेल जो आज हम पढ़ रहे हैं कि सेल होता क्या है, ठीक है, उसके काम क्या है। तो किसी ने तो हमें ये बताया होगा ना, कोई तो कोई होगा, जो कोई ना कोई होगा जो हमें ये डिस्कवर करके दिया होगा। यानी कि वो पहले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, यानी कि 1665 में, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले सेल का डिस्कवर किया था। व्हेन रॉबर्ट हुक मेड हिज चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, ठीक है, यानी कि सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। देखिए उस समय बहुत ही अच्छे या हाई टेक्नोलॉजीज के माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करते थे, तो उस समय जो रॉबर्ट हुक के पास अपनी खुद की बनाई हुई माइक्रोस्कोप थी, उसी माइक्रोस्कोप से उन्होंने क्या करा था, ऑब्जर्व किया था सेल को, ठीक है। तो ही ऑब्जर्व अ हनीकॉम्ब लाइक पैटर्न। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिए, यानी कि उन्होंने जब सेल को अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करा था तो उन्होंने हनीकॉम्ब लाइक पैटर्न देखा था। यानी कि जिस तरीके से एक मधुमक्खी का छत्ता, हनीकॉम्ब लाइक पैटर्न का मतलब जिस तरीके से एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने कुछ उसी टाइप का पैटर्न उनको देखने को मिला जब वो सेल का डिस्कवर कर रहे थे या सेल को जब वो देख रहे थे। इन अ वेरी थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। अच्छा, कहाँ किस में देखा था, यानी कि किस चीज में ऑब्जर्व करा था, यानी कि सेल किस चीज का था, ह्यूमन का था, एनिमल का था। तो किसी का नहीं था, ना ह्यूमन का था, ना एनिमल का था, किसका था, प्लांट का था, ठीक है। प्लांट सेल में उन्होंने डिस्कवर किया था। अच्छा, प्लांट में भी उन्होंने स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया था, यानी कि जो पेड़ के, ठीक है, पेड़ का जो छिलका होता है जो कि डेड सेल होता है, ठीक है। तो ध्यान रहे कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर तो किया था सेल का, मगर उन्होंने डेड सेल का डिस्कवर किया था, लिविंग सेल का डिस्कवर इन्होंने सबसे पहली बार नहीं किया है, ठीक है। तो डेड सेल का डिस्कवर किया था। तो स्लाइस ऑफ कॉर्क यानी कि वो छिलके का एक स्लाइस लिए, ठीक है। स्लाइस लेने के बाद उसको जब उन्होंने अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से देखा तो उनको हनीकॉम्ब लाइक पैटर्न दिखाई दिया।
दिस हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्टेड ऑफ थिक वॉल इंक्लोजिंग, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे ध्यान से देखिए कि जो आपका जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसमें जो वॉल है वो थिक है, यानी कि जो वॉल है वो थिक है और छोटे छोटे रूम्स टाइप के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो दिस हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्टेड ऑफ अ थिक वॉल इनक्लोजिंग बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स। हुक रॉबर्ट हुक कॉल दिस बॉक्सेस एज अ सेल, यानी कि देखिए सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार करा था, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से करा था। उनको कैसा दिखाई दिया, हनीकॉम लाइक पैटर्न दिखाई दिया। किस पे किया था उन्होंने, स्लाइस ऑफ कॉर्क पे किया था। उन्होंने ही उसी हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर को कंसिस्ट किया था, बहुत छोटे छोटे से उसमें उनको कंपार्टमेंट्स टाइप का दिखाई दिया विद इन द थिक वॉल जो इनक्लोज हो रखे थे। उन कंपार्टमेंट्स को ही उन्होंने क्या नाम रख दिया, सेल, कहा कि भाई यही क्या है, सेल। तो सेल एक लैटिन वर्ड है, सेल क्या है, एक लैटिन वर्ड है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेल यानी कि लैटिन वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि डिस्कवर ऑफ सेल कैसे हुआ था, किसने किया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और किस किस ने सेल का डिस्कवर किया था। ठीक है बच्चों, तो हमने ये पढ़ लिया कि सेल का डिस्कवर किसने किया था, यानी कि रॉबर्ट हुक ने किया था, 1665 में किया था और उन्होंने डेड सेल का डिस्कवर किया था। और मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा है कि सेल एक लैटिन वर्ड है तो उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो जरूर बताइएगा। और उसका जो मीनिंग है बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल का मीनिंग लैटिन वर्ड में, सेल एक लैटिन वर्ड है और उसका मीनिंग कई बार पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो जरूर बताइएगा, आई होप कि आपको पता भी होगा, ठीक। तो इन 1674 और भी फिर उसके बाद देखिए सिर्फ रॉबर्ट हुक ने ही डिस्कवर नहीं किया। और बेसिकली रॉबर्ट हुक को देखा जाए तो उन्होंने डेड सेल का डिस्कवर किया था। तो उसके बाद कई सारे साइंटिस्ट आए जो सेल को फिर फर्दर उन्होंने डिस्कवर किया। क्योंकि रॉबर्ट हुक के पास, आपको याद होगा कि उनके पास सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था, उन्होंने इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप से कोई भी उन्होंने उनको सेल को नहीं देखा था, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जैसे कि इन 1674, ठीक है, एंटन वॉन ल्यूइनहुक, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ल्यूइनहुक डिस्कवर फ्री सेल्स लाइक बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के जो सेल्स होते हैं, प्रोटोजोआ के जो सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, या फिर जो स्पर्म जो होते हैं, जो ये सारे के सारे सेल्स हैं, इन सबको अपने इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप से किसने देखा था, ल्यूइनहुक ने, ठीक है। यानी इन सब चीजों का डिस्कवर किसने किया, ल्यूइनहुक ने, ठीक है। तो ल्यूइनहुक को कहा जा सकता है कि उन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवर किया था, ठीक है। ल्यूइनहुक को किस लिए याद करा जाता है, क्योंकि उन्होंने सेल का डिस्कवर तो किया था मगर उन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवर किया था। उसके साथ ही और भी कुछ नाम आपको याद रखने हैं। रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर द न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस क्या है, सेल के अंदर, ठीक है, एक और कंपोनेंट्स होता है जिसके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे। तो ये अभी फिलहाल के लिए याद कर लीजिए कि सेल के अंदर एक ऐसा कंपोनेंट्स होता है जो बहुत इसेंशियल भी होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे भी, उसका जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, उसको डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये भी 1 मार्क्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि हु डिस्कवर दिस सेल। तो रॉबर्ट ब्राउन का नाम आ जाएगा 1831 में, ठीक है। फिर 1839 में, ठीक है, पुरकिंजी नेम, ये नाम याद रखिएगा, पुरकिंजी, ठीक है, नेम द फ्लूइड कंटेंट ऑफ दिस सेल एज द प्रोटोप्लाज्मा, ठीक है। ये जितने भी इसमें आपको लिखे गए हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि लिविंग सेल का डिस्कवर तो ल्यूइन हुक का नाम आ जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन यानी कि 1831 में उन्होंने इसका डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। और पुरकिंजी ने जो सेल में फ्लूइड वाले पार्टिकल्स होता है, यानी कि फ्लो करने वाले जो पार्टिकल्स हैं, जो भी अंदर कंपोनेंट्स हैं, उस फ्लूइड कंटेंट को उन्होंने क्या नाम रखा था, प्रोटोप्लाज्मा नाम रखा था। तो प्रोटोप्लाज्मा किसने नेम रखा था, तो पुरकिंजी का नाम आएगा, ठीक है। तो ये बच्चों आपको ये सारी चीजें अगर समझ में आ गई होगी, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जरा कि सेल थ्योरी क्या है, ठीक है। अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारे क्या है, सेल थ्योरी। चलिए अब समझते हैं कि सेल थ्योरी क्या होता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द थ्योरी दैट, ये थ्योरी क्या है, ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, यानी कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स है वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाज प्रेजेंटेड बाय 2 बायोलॉजिस्ट, ठीक है। 2 बायोलॉजिस्ट के द्वारा इस सेल थ्योरी क्या करा गया था, प्रेजेंट करा गया था। एक थे सिल्टन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान है इनका नाम, सिल्टन, जो कि जर्मन बोटेनिस्ट थे, ठीक है। बोटेनिस्ट का मतलब जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। एंड टी श्वान, ठीक है, टी श्वान कौन थे, जर्मन के जूलॉजिस्ट थे, यानी कि जो जानवरों के बारे में स्टडी करता है। तो सेल थ्योरी क्या है,
एक थ्योरी है जो किसने दिया था, दो साइंटिस्टों ने दिया था, एक थे सेल्डन और एक थे जर्मन, जो कि जर्मन बोटेनिस्ट थे, और एक थे स्वान। सेल्डन और स्वान दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपको सेल थ्योरी दिया था। और सेल थ्योरी था क्या, उन्होंने थ्योरी में क्या कहा था, द थ्योरी दैट ऑल दी प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं वो सब के सब कंपोज हो रखे हैं, यानी कि बन रखे हैं किस चीज से, सेल से बने हुए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि वही सेल जो बताना चाहते हैं कि जो सेल है वो लाइफ का बेसिक यूनिट पार्ट है। फिर फर्दर क्या हुआ इन 1855 में, ठीक है, 1855 में, ठीक है, विर्चो, आर विर्चो ने क्या करा, फर्दर एक्सपेंडेड द सेल थ्योरी। इसी सेल थ्योरी को थोड़ा उन्होंने क्या करा, एक्सपेंड कर दिया, यानी कि उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। और उन्होंने क्या कहा कि ऑल सेल, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही उन्होंने कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई जितने भी सेल्स हैं, यानी कि जितने भी न्यू सेल्स आपके बनते हैं वो सब के सब प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हुए होते हैं। यानी कि एक नया सेल जब बनेगा, फॉर एग्जांपल मान के चलो ये एक सेल आया तो इससे एक नया सेल बनता है, फिर इससे नया सेल, 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 यानी कि एक सेल से ही बाकी सेल्स क्या होते हैं, राइज होते हैं। यानी कि अपने आप कोई सेल डेवलप या अपने आप बनता नहीं है, बल्कि पुराने सेल से ही नया सेल बनता है। आसान शब्दों में समझा जाए तो पुराने सेल से ही नया सेल बनता है। तो जैसे कि हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की बात करें या प्लांट्स की बात करें, ठीक है, जो इतने लार्ज कंपोनेंट्स, इतने लार्ज कॉम्प्लेक्स बॉडी दिखती है, तो बेसिकली हमारी भी शुरुआत जो होती है वो सिंगल सेल से ही होती है। हमारी भी जो शुरुआत होती है वो सिंगल सेल से ही होती है। एक सेल से दो बनते हैं, दो से तीन, तीन से चार, इस तरीके से जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे टिश्यू बनके आपके, बहुत सारे टिश्यू से मिलके क्या बनता है, ऑर्गेन बनता है। बहुत सारे ऑर्गेन मिलके आपके ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं, और जब ऑर्गेन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का शुरुआत एक सिंगल सेल से ही होता है। सेल से आपके टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से आपके ऑर्गेन बनता है, ऑर्गेन से मिलकर आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम को मिला दे तो क्या बन जाएगा, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स बन जाएगा। इसीलिए आपके जो विर्चो थे उन्होंने फर्दर एक्सपेंड कर दिया सेल थ्योरी को, और उन्होंने बोल दिया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। देखिए ये स्टेटमेंट सब याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली ये स्टेटमेंट दे देगा कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये किसने बोला था, तो ये किसने एक्सप्लेन किया था, तो आप बोलोगे आर विर्चो ने। ठीक है, उसके बाद सेल थ्योरी किसने दी थी, तो स्वान और सेल्टन ने दिया था। ठीक है, सेल थ्योरी क्या था कि द थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल्स। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर हम थोड़ा मिट गया, सॉरी, ठीक है, तो मॉडर्न वर्जन ऑफ दिस सेल थ्योरी की अगर बात करें तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ठीक, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है आर कंपोज्ड ऑफ द सेल। यानी कि ये जो पूरे कहानी को अगर हम आज की डेट में समझे तो सेल थ्योरी को सबको मिला दिया जाए, जो अलग अलग साइंटिस्टों ने सेल थ्योरी में अपना पार्टिसिपेट किया था, पार्टिसिपेशन दिया था, उन सभी थ्योरीज को मिला दिया जाए तो मॉडर्न वर्जन में क्या क्या बोल सकते हैं, पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ दिस सेल। और दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि ऑल सेल्स इज द स्ट्रक्चरल, ठीक है, ऑल सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि हम बता चुके हैं आपको कि जितने भी सेल्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं हमारे लाइफ के। यानी कि हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर यानी कि बनावट भी, उसका सबसे छोटा हिस्सा भी सेल होता है, और जो एक सेल होता है वो हर एक फंक्शंस को भी करता है, इसलिए हम सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम ठीक है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल, यानी कि लाइफ का, हमारे जो पूरे लाइफ का सबसे छोटा हिस्सा होता है वो क्या होता है, सेल होता है। तो ये आपका सेल थ्योरी होगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता दूं ऑब्जेक्टिव के टर्म से इनके नाम आपको याद रखना पड़ेगा कि हु गिव द सेल थ्योरी, तो सेल्डन एंड स्वान। ठीक है, सेल थ्योरी को फर्दर किसने एक्सपेंड किया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जितने भी सेल होते हैं वो पुराने सेल से ही बने रहते हैं। ठीक है, और आर विर्चो ने कहा था। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न वर्जन में, यानी कि आप एग्जाम में अगर सेल थ्योरी लिखने के लिए आए तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, ये दोनों पॉइंट को लिख सकते हैं, या फिर आप इनको चार जो पॉइंट्स मैंने बना के लिख रखे हैं इन पॉइंट्स को भी अगर आप लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये हमें समझ में आ गया, हमने देख लिया कि सेल का डिस्कवर किसने किया, सेल थ्योरी क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं कि सेल के कितने टाइप्स होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि टाइप्स ऑफ सेल्स, कौन कौन से टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, यानी कि सेल्स के कितने प्रकार हैं। देखिए टाइप ऑफ सेल्स को बताने से पहले से मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, टाइप ऑफ सेल्स ये डिपेंड करता है कि आपने किस बेसिस पे किया है। ठीक है, यानी कि किस चीज को आधार मान के आपने सेल को डिवाइड कर रखा है।
तो इसमें जो हम टाइप ऑफ सेल्स हम पढ़ रहे हैं, इसको हमने आधार मान रखा है नंबर ऑफ सेल का। यानी कि अगर हम ये देखें कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो उसके बेसिस पे हमने सेल को दो कैटेगरी में डिवाइड करा है, दैट इज यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। ठीक है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर क्या होता है? इफ द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। अगर आपका जो ऑर्गेनिजम्स है वो अगर एक ही सेल से बना हुआ है, सिंगल सेल का मतलब एक सेल से बना हुआ है, तो दे आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम्स एंड बैक्टीरिया। तो ये जितने भी आपको एग्जांपल दिखाए गए हैं, ये सब के सब एक सिंगल सेल ही होते हैं, यानी कि एक सिंगल सेल से ही मिलकर बने हुए होते हैं। मल्टीसेल्युलर उसका उल्टा कर दीजिए, यानी कि इफ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, यानी कि एक से ज्यादा सेल्स अगर मिलकर बने हुए हैं, तो दे आर कॉल्ड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो उनको हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे अलगे, ठीक है, फंगी, ह्यूमन, प्लांट एक्सेट्रा। ठीक है, तो देखिए अलगे और फंगी जो है, ठीक है, वो फ्यू सेल से मिलकर बने हुए हैं, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा सेल्स नहीं होते, लेकिन हाँ एक से ज्यादा होते हैं, इसलिए वो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ही कहलाते हैं। लेकिन जो ह्यूमन है और प्लांट सेल है, ये तो मिलियन सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये मिलियन सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें या प्लांट्स की बात करें, तो वी आर मेड अप ऑफ मिलियन सेल्स, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर मिलियन सेल्स होते हैं। लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम भले ही मिलियन सेल से बने हुए हैं, पर हमारी शुरुआत जो हुई है वो भी एक सिंगल सेल से हुई है। ठीक है, क्लास 8 याद करिए कि हम जब जाइगोट से, ठीक है, यानी कि हमारा जाइगोट, ठीक, यानी कि आपको याद होगा कि जो मेल गैमेट्स होता है और फीमेल गैमेट्स होता है, ठीक है, सिंगल सेल होते हैं, दोनों से मिलकर जाइगोट बनता है, और जाइगोट को भी सिंगल सेल ही किया हुआ है। ठीक है, तो जाइगोट एक सिंगल सेल होता है। यही जाइगोट जब मल्टीपल होता है, एक सेल से दो बनता है, दो से तीन, तीन से चार, चार से इस तरीके से आगे 1000, 2000, मिलियंस, लाख ऐसे बन जाते हैं, तो तभी हमारा क्या बनता है? बॉडी बनने लग जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सेल से सबसे पहले बनेगा टिश्यूज हमारे। ठीक है, यानी कि एक बेबी जो बनता है वो भी ऐसे ही बनता है। जाइगोट एक सिंगल सेल है। ठीक है, एक सिंगल सेल है, एक सिंगल सेल है। यही सिंगल सेल जब मल्टीपल होने लग जाता है, तो सिंगल सेल से हम धीरे धीरे टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से धीरे धीरे ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से धीरे धीरे ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर कंप्लीट होकर ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गन, मतलब कि एक आपका ऑर्गेनिजम्स बन जाता है। ठीक है, तो यानी कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम भी एक क्या है? यूनिसेल्युलर से ही हम भी बने हुए हैं। यानी कि अभी फिलहाल हम जब बड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो हम मल्टीसेल्युलर है, लेकिन हमारी शुरुआत यूनिसेल्युलर से हुई रहती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। उसके बाद देखिए ये जो सेल्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो मल्टी सेल्युलर हो चाहे वो यूनिसेल्युलर हो, ठीक है, ये वेरियस टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म्स में अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं सेल के अंदर। ठीक है, स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं, स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि बहुत जरूरी कुछ चीजें होती हैं सेल के अंदर। ठीक है, मान के चलिए आपका सेल है, तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो इन्हीं कंपोनेंट्स को ही हम सेल ऑर्गेनल कहते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनल कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि सेल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट या स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनका काम अलग अलग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने क्या कवर किया कि द टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, और उसमें भी हमने एक यूनिसेल्युलर होते हैं और कुछ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, वो हमें समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में या लिविंग, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, किस किस टाइप के सेल्स होते हैं। क्योंकि हमने देखा कि भाई मिलियन सेल्स होते हैं, क्या सारे सेल एक जैसे होते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हमारे टास्क अलग अलग है, जैसे कि आपको पता होगा कि टिश्यूज क्या होता है? टिश्यूज होते हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यानी कि सेल से मिलकर जब टिश्यूज बनता है, तो उन टिश्यू का एक अलग काम होता है। यानी कि हमारे बॉडी में कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हार्ट है, स्टमक है। ठीक है, तो ये हार्ट का काम अलग है, स्टमक का काम अलग है। ठीक है, ब्लड है, ब्लड का काम बिल्कुल अलग है। तो सबका जब काम अलग अलग है, ठीक है, ध्यान सुनेगा, जब सबका काम अलग अलग है, तो इसका मतलब ये है कि जिनसे वो बने हुए हैं, यानी कि जिन सेल से वो बने हुए हैं, इनका मतलब उनका शेप, साइज भी अलग अलग ही होगा, वो एक जैसे नहीं हो सकते हैं।
जब सारे सेल एक जैसा काम नहीं कर रहे, सभी सेल का डिफरेंट डिफरेंट काम है, तो उन सभी सेल्स का शेप एंड साइज भी अलग अलग होगा। हाँ, जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे एक जैसे होंगे। टिश्यू में मान के चले जैसे हार्ट का हो गया, तो हार्ट में जितने टिश्यूज होंगे वो लगभग एक जैसे होंगे क्योंकि सबका काम एक जैसा है। स्टमक में सबके सेल एक जैसे होंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबके सेल्स का जो साइज है, शेप है, वो जैसे होगा क्योंकि सारे के सारे एक जैसे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करें स्मॉल इंटेस्टाइन्स और हार्ट का या बोन्स के सेल्स का, ब्लड के सेल्स का, इनको अगर कंपेयर करें तो ये डिफरेंट होगा। इनका साइज, शेप, ठीक है, सारी चीजें डिफरेंट होगी। इनका साइज और शेप इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा टास्क परफॉर्म करते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं कि हमारे बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस किस टाइप के सेल्स के पाए जाते हैं, उनका शेप क्या होता है, साइज क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सेल का शेप है, ठीक है, सेल का जो शेप है या साइज है और वॉल्यूम है डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो फंक्शन क्या करता है, ठीक है, यानी कि वो काम कैसे करता है, ठीक है, या वो किस तरीके से रहता है, वो क्या क्या टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है। यानी कि बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि सेल का शेप, साइज और वॉल्यूम कैसे होगा, ठीक है। खासतौर पे उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है कि वो काम कैसे करता है। जैसे कि अमीबा की बात करें तो अमीबा एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो अमीबा का क्या है कि वो उसको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। आपने देखा होगा कि अमीबा को फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, ठीक है, यानी कि उसको फूड को इनटेक अगर करना है तो उसको शेप को चेंज करना पड़ता है, यानी कि उसको उस फूड को पकड़ना पड़ता है क्योंकि उसका कोई पर्टिकुलर माउथ वगैरह नहीं होता है, कोई स्पेशल उसके टिश्यूज नहीं होते, वो सिंगल सेल है, तो इसलिए उसको शेप को चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए अमीबा का जो सेल है वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल होता है। यानी कि सिंपल सी बात है कि जो सेल का शेप, साइज और वॉल्यूम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। किसका मतलब फ्लेक्सिबल होता है? किसका? अमीबा का। तो ये शेप, साइज और वॉल्यूम हर एक सेल में अलग अलग होता है। वो इस बात का डिपेंड करता है कि वो फंक्शन क्या करता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि आपके स्क्रीन पे होगा, ये मैंने कुछ टाइप ऑफ सेल्स आपको दिखा रखे हैं कि किस किस टाइप के सेल्स होते हैं। ब्लड सेल्स, ठीक है, नर्व सेल्स, ठीक है। तो जैसे देखिए नर्व सेल्स का अगर आप डायग्राम देख पा रहे हैं तो नर्व सेल्स का देखिए फंक्शंस होता है सिग्नल को ट्रांसफर करने का। तो सिग्नल को ट्रांसफर करने का काम है, तो इसलिए उसका स्ट्रक्चर भी कुछ इसी प्रकार है। मसल सेल्स आप देख सकते हैं, स्पर्म सेल्स आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि सेल का जो फंक्शंस होता है उसके आधार पे ही उनके शेप और साइज हुआ आता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपसे कुछ सवाल पूछ रखे हैं, तो ये प्लीज ये आपके लिए टास्क है कि मुझे कमेंट बॉक्स पे ये बताइए कि लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है और स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है। यानी कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी सेल कौन सी है और सबसे छोटी सेल कौन सी है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना आपके लिए, ये आपको पता भी रहना चाहिए। और ये भी मुझे कमेंट बॉक्स पे आप बताइए कि लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारे शरीर में सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है और सबसे छोटा सेल कौन सा होता है। और जरूर हमारे कमेंट बॉक्स पे बताइए इसका आंसर, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको ये भी समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब जो आगे का है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल दिया जाएगा। तब तक के लिए जरूर इसके मुझे सवाल जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए।